हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये सेशन लाभ हानि का लास्ट सेशन है और इसमें वो चीज़ें हैं जो कल की क्लास में रह गई थी। वैसे कल 5वें नंबर पर जो हमारी क्लास थी उसमें ही इसको ख़त्म किया जाना था, लेकिन जैसा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अभी जीडी वालों के लिए, सीईटी वालों के लिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है, उससे पहले हमें बहुत कुछ ख़त्म करना है। इसलिए आज शाम को जो 9 बजे से 11 बजे तक क्लास होगी, वो 9 से 11 तक की जो भी क्लास होगी उसमें डिस्काउंट हम आज पढ़ना शुरू करेंगे, आज और कल की 2 दिन की क्लास में। इसलिए जो पार्ट बच गया था हमारा लाभ हानि का, आर्टिकल आधारित वस्तुओं की संख्या पर आधारित, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वस्तुओं की संख्या पर आधारित सभी प्रश्न इसी क्लास में हमें कंप्लीट करने हैं। वो आर्टिकल बेस्ड जो है, वो क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ध्यान दें, बेईमान दुकानदार कैसे घोटाला करता है, ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल बेस्ड चीजें होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछली क्लास को देखे होंगे और पिछली क्लास को देखने के बाद ही आप इस क्लास पर शुरू हुए होंगे। ठीक है जी, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। सब क्लास को आप लोग जो है वो शेयर कर दीजिए सबसे पहले। वैसे लोग जो हैं इस वक्त उठे ही नहीं हैं एक बार तो, जहां तक मेरा मानना है। ओके, नमस्कार सभी को। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे उठेंगे वैसे वैसे लोग जुड़ने शुरू होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सब आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही होगी और हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जी जी, ओके। तो आइए पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ आप लोगों को। सर्दी बहुत है, सर्दी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसलिए अपना सर्दी का बचाव करते हुए कल बेईमान जो दुकानदार वाले सवाल थे उन सबको ख़त्म करने के बाद हम आगे शुरू करते हैं। तब तक लोग एक एक करके जुड़ना शुरू कर देते हैं। यहां तक हम पढ़ लिए थे और ये वाला कंसेप्ट आज शुरू करना है। गुड मॉर्निंग भाई किशोर। आज का जो चैप्टर है वो और भी मस्त होगा, बहुत शानदार शानदार सवाल होंगे टीसीएस द्वारा पूछे हुए। आवाज वगैरह सबको आ रही है क्लियर? नहीं आ रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। आइए पहले कंसेप्ट बताते हैं कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, कैसे ये काम करता है वो देखिए। आर्टिकल बेस्ड जो है, वस्तुओं की संख्या पर आधारित, ठीक है। वैसे मैं एक सवाल लिखता हूं और सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मैं कहूं एक व्यक्ति, सवाल हमारा यह है, एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है, दर से वस्तुएं खरीदता है। 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है तथा 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं बेचता है, वस्तुएं बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अगर मैं ये बोलता हूं कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है तो आपका क्या जवाब होगा, बताइए सर। हाँ जी, जय श्री श्याम भाई, गुड मॉर्निंग किशोर पांचीलाल। ओके, मैंने एक सवाल नॉर्मली सा बोला है, इसको बनाइए एक बार। कई सारे तरीके इसके हम सोचना शुरू करते हैं कि कौन कौन से तरीकों से लगेगा, हमारे पास क्या क्या अप्रोच होंगे और आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें कौन सा कंसेप्ट हम निकालेंगे। तो मैं सिर्फ इसमें कंसेप्ट ही निकालूंगा, कंसेप्ट के अलावा कुछ नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो आइए पहले कंसेप्ट देखते हैं क्या है। एक सबसे पहला जो तरीका है ना, वो ऐसे जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मैं बुजुर्ग लोगों जैसा एक तरीका आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जो पुराने लोग होते हैं ना, उन पुराने लोगों के जैसा मैं एक तरीका बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए ये कहा कि 4 रुपए में 5 की दर से, इसका मतलब पता है ना क्या है? इसका मतलब है कि आपने रुपए पे किए हैं 4 और वस्तु लाए हैं आप 5, 4 रुपए में 5 की दर से। तो जैसे मान लीजिए कि आप घर पे कोई सामान लेके आए और घर पे सामान लेके आए तो पूछा भाई कितने में लेके आया, तो बोला 4 रुपए में मैं 5 ले आया हूं। अब घर वाले पता है क्या कहेंगे कि एक कितने में आई, तो आप आइडिया लगाइए कि 4 रुपए में 5 ले आया हूं तो एक वस्तु कितने की होगी, हमें ये देखना है। सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें देखना है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप लोग यहां ध्यान से देखिए, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 4 बटा कितना होगा, 5 होगा। कैसे होगा कि आप लोग सोचिए 5 वस्तु जो है, ये 5 वस्तु आपने खरीदी है कितने रुपए में, 4 रुपए में। अगर 5 वस्तु 4 रुपए में खरीदी है तो मैं बोलूंगा एक वस्तु कितने में होगी, तो आप बोलेंगे एक वस्तु होगी 4 बटा 5 रुपए में। यही होगा कि नहीं होगा? एक वस्तु बनेगी आपकी 4 बटा 5 रुपए में। एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा रुपए ऊपर और संख्या नीचे अगर हम लिख देते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रुपए ऊपर और संख्या नीचे अगर हम लिख देते हैं ना, तो रुपए ऊपर संख्या नीचे लिख देने से एक वस्तु का मूल्य आएगा। किसका मूल्य आता है? एक वस्तु का मूल्य आता है। इस चीज को आप, अब एग्जामिनर कई बार पता है ना क्या होता है, चीजों को उल्टा लिख देता है, 5 को इधर लिख दिया, 4 को उधर लिख दिया है, 4 को इधर लिख दिया है, 5 को इधर लिख दिया है। ऐसे चीजों को क्या करता है ना, वो कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि रुपए ऊपर संख्या को नीचे लिखना है। अगर रुपए ऊपर संख्या नीचे लिखोगे तो एक वस्तु का वो मूल्य आएगा। अब सवाल यही था, मैंने ये बता दिया कैसे आया कि 5 वस्तु खरीदी आपने 4 रुपए में, तो एक वस्तु खरीदी 4 बटा 5 रुपए में, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 बटा 5 होगा। मैं इसको अगर पॉइंटों में बनाना चाहता हूं तो पॉइंटों में इसका जो मूल्य होगा वो होगा, पॉइंट लग जाएगा 8 पंजे 40, 0.8 रुपए में एक वस्तु आपने खरीद ली है। ठीक बात है। अब मैं कहूं एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, हमारे पास जरूरी है एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, रुपए ऊपर और संख्या नीचे लिखनी होती है। यहां देखो 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु बेची, तो रुपए 5 लिए और वस्तु बेची 4। तो मैं यही कहूंगा कि 4 आर्टिकल जो बेचे हैं ना, वस्तुओं की 4 जो संख्या है वो आपने 5 रुपए में बेच दी है। अगर 4 वस्तुएं 5 रुपए में आपने बेची है तो मैं यही बोलूंगा कि एक वस्तु आपने कितने रुपए में बेची है, तो आप बोलेंगे एक वस्तु बेचेंगे 5 बटा कितने रुपए में, 4 रुपए में। यही होगा कि नहीं होगा? एक वस्तु बेचेंगे हम 5 बटा 4 रुपए में। अगर एक वस्तु 5 बटा 4 रुपए में बेचेंगे तो आप कहेंगे 5 बटा कितना होगा, 4 होगा। और 5 बटा 4 का मतलब हो जाएगा 1.25 रुपए। तो यहां ये 80 पैसे में बेची है, ऐसा मान लीजिए। यहां खरीदा 80 पैसे में और बेच दिया कितने रुपए में, 1.25 रुपए में। परसेंटेज का उत्तर हम नहीं दिए हैं अभी तक किसी ने। हाँ भाई रविंद्र, जय भीम। यही होगा। तो कुल मिलाकर बात आपको ये देखना है कि चाहे क्रय मूल्य बनाओ कि विक्रय मूल्य बनाओ, रुपए आपको ऊपर लिखने हैं, संख्या आपको नीचे लिखना है। रुपए आपको ऊपर लिखने हैं, संख्या आपको नीचे लिखना है। रुपए में संख्या का भाग दो, 1 आ जाएगा। यहां से अगर मैं कहूं कि 80 पैसे में किसी चीज को तुम खरीदे हो और 80 पैसे में किसी चीज को खरीद के अगर बेच दिए हो, तो सीधी सी बात है किसी को भी दिखेगा कि सर लाभ भी हुआ है। मैं पूछूंगा कितने का लाभ हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 45 पैसे का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 45 पैसे का लाभ हुआ है। तो लाभ को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अगर लाभ को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप भी जानते हैं जितने रुपए का लाभ होता है वो ऊपर, और क्रय मूल्य हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। काटा पीटी मचाई आंसर आएगा, 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आप कहेंगे सर 20 का कितना हो जाएगा, 80, और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 होगा। यही बनेगा। तो आप बोलेंगे सर 225 बटा कितना हो जाएगा, 4 होगा, और 225 बटा 4 बोले तो 56 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25% आपका राइट आंसर होगा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि उत्तर 56.25 आया है। ये बुजुर्गों के तरीके से आया है, बूढ़े लोग ऐसे बनाते हैं। अब तुम यहाँ क्या सीखोगे वो देखो, और जो कंसेप्ट आप लोगों को चाहिएगा ना आज के बाद, वो कंसेप्ट कैसे बिल्ड होगा और कैसे वो कंसेप्ट निकल के आएगा, आप सीखेंगे उस चीज को धीरे धीरे। तब तक जो लोग जो हैं एक एक करके जुड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप पढ़ते जाइए, चलते जाइए। हाँ जी, यही बनेगा। अब एक चीज आप लोग सुनिए सर, 56.2 नहीं होगा, 56.25 आप पूरा बनाइए इसको। अब एक सवाल देखो, मुद्दे की बात सारे लोग सुनिए, और मुद्दे की बात यह है भाई कि लाभ और हानि की गणना तभी की जा सकती है जब जितनी वस्तु खरीदे उतनी ही वस्तु बेचे। मैं इधर एक नोट लगा के लिख रहा हूं, या उसी में लिख देता हूं ना, अच्छा यही था, मैं यहाँ एक नोट लगा के लिख रहा हूं। इस चीज को आप माइंड जितना कर लेंगे और जितना इस चीज को समझ जाएंगे उतना ही सब कुछ आपके फेवर में होगा। फेवर में यही होगा कि लाभ और हानि की गणना, अगर आप चाहते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना,
करने के लिए खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होना जरूरी है। खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होना जरूरी है। खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होना जरूरी है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होना जरूरी है। संख्या समान होना जरूरी है। अगर आप वस्तुओं की संख्या समान नहीं कर रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना करने के लिए खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान जरूरी है या समान होना जरूरी है। अब इसमें एक ही चीज ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे मान लीजिए आपने एक वस्तु 5 रुपए में खरीदी, ठीक है, और एक वस्तु आपने 6 रुपए में बेच दी है। भाई ये एक वस्तु का मूल्य है, यहां एक वस्तु का मूल्य है। इसका जो उत्तर आएगा ना, परसेंट में जो उत्तर आएगा, मैं कहूं लाभ कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर यहां जो लाभ हुआ है वो लाभ हुआ है कितने का, 1 का, और 5 पर क्रय मूल्य पर प्रतिशत के लिए गुणा कितना, 100, 20% होगा। अगर ये एक वस्तु की जगह आप यहां सर 12 वस्तु ले लेते ना, अगर आप यहां 12 वस्तु ले लेते तो भी जो है ना 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा देखिए, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाता 12 गुणा 5, और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो होगा वो 12 गुणा कितना, 6। अनुपात बनाओगे तो 12 से 12 कट जाएगा, वापस वही 5 का 6 ही आएगा। या फिर तुम ये भी कर सकते हो 12 पंजे 60 और 12 6 72। अगर मैं कहूं लाभ कितना हुआ तो आप बोलेंगे 12 का लाभ हुआ कितने पर, 60 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100, वही 20% आया कि नहीं आया। तो भाई सबसे पहले रविंद्र एक बात तो ये समझ लीजिए तुम, वो ये कि खरीदी गई वस्तु, जितनी वस्तु तुम खरीद रहे हैं उतनी वस्तु बेचा जाना जरूरी है। खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर है तो फिर आप आराम से लाभ और हानि फाइंड आउट कर सकते हैं। इस देश में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वस्तु एक ही लो आप, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वस्तु 12 ही लीजिए। भाई जितनी तुम्हारी मर्जी हो उतनी वस्तु लेके प्रश्न को हल कर देना। अगर आपका मन कहता है कि मैं वस्तुओं की संख्या 50 लेकर हल करूंगा तो भी वही आंसर आएगा, और अगर आपका मन कहता है कि वस्तुओं की संख्या 800 लेकर शुरू करूंगा तो भी वही आंसर आएगा। अंकित कुमार आप उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो वस्तुओं की संख्या तुम कितनी भी लेकर प्रश्न को हल कर सकते हो। जैसे इस सवाल में आइए, इसको हमें शॉर्टकट बनाना था, ये बुजुर्गों वाला एक तरीका हो गया है, हमें इस सवाल को शॉर्टकट बनाना था। और शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो देखिए। मैं कहता हूं क्रय मूल्य बताओ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, रुपए ऊपर संख्या नीचे ही क्रय मूल्य होता है, तो रुपए ऊपर और संख्या नीचे ही क्रय मूल्य होगा, ये क्रय मूल्य हो गया। मैं कहता हूं विक्रय मूल्य बताइए, तो आप बोलेंगे गुरुजी विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो रुपए ऊपर संख्या नीचे, तो विक्रय मूल्य 4/5 बटा कितना हो गया, 4। ये कितनी वस्तुओं का है मुझे ये बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर ये एक वस्तु का है। इधर देख लीजिए एक ही वस्तु का था, एक वस्तु का ही है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य एक वस्तु का है और विक्रय मूल्य भी एक वस्तु का है। धीरे धीरे लोग एक एक करके जुड़ना शुरू हो रहे हैं। निकिता जी राधे राधे। अशोक सैनी भाई, अशोक सैनी है स्क्रीन पे, नाम आधा दिख रहा है, हाँ अशोक सैनी, दिनेश सैनी भाई, गुड मॉर्निंग। आइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो आपने देखा 4/5, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5/4। साफ साफ शब्दों में सिर्फ मैं इतना सा बोल रहा हूं कि रुपए को ऊपर जो लेट जुड़े हैं वो ध्यान दीजिए, रुपए को ऊपर संख्या को नीचे रख दो वो एक वस्तु का मूल्य आता है, रुपए को ऊपर संख्या को नीचे रख दीजिए वो एक वस्तु का मूल्य आता है। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। मैं चाहता हूं पॉइंटों से बचूं, मैं चाहता हूं मेरा कैलकुलेशन आसान हो, तो तुम भाई एक वस्तु का मूल्य जो है ना एक होगा, 2 का दुगुना हो जाएगा। अगर मैं यहां 3 लूंगा तो तिगुना हो जाएगा। परसेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, यहां वस्तुओं की संख्या कितना भी लेकर हल कर दो, परसेंट में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 5 वस्तु लूंगा, एक वस्तु 4/5 में खरीदी तो 5 कितने में खरीदेंगे, 4/5 गुणा 5 में, और 5 वस्तु बेचेंगे कितने में, जब जितनी खरीदी उतना बेचना जरूरी है। इधर फिर से बोल दे रहा हूं, जितनी वस्तु खरीदी है उतना बेचना जरूरी है। अगर आपने वस्तु जितनी खरीदी उतनी नहीं बेच रहे हैं तो फिर गड़बड़ होगी। अगर मैं 5 वस्तु खरीद कर 5 वस्तु बेचूंगा तो मेरा एक देखो आइडिया क्या लगेगा कि यार 5 से 5 कट किया 4 ही बचा, ये तो सीधा सीधा आ गया, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई, पॉइंटों में आ गया। तब आपको ऐसा नहीं लगा कि काश मैं ऐसी वस्तुओं की संख्या मान लूं
जिसको जब 4 से काटूं तो भी सीधा सीधा कट जाए, 5 से काटूं तो भी सीधा सीधा कट जाए, अगर मैं ऐसी वस्तुओं की संख्या मान लेता हूं तो फिर मेरा प्रश्न जो है वो आसान हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बात दोहरा रहा हूं जो बच्चे लेट जुड़े हैं, कि आप वस्तुओं की संख्या कुछ भी मान सकते हो भाई। ऐसा किसी ने मना नहीं किया है कि वस्तुओं की संख्या जो है ना वो तुम एक ही मानो। ये एक रुपए ऊपर संख्या नीचे लिखते ही एक वस्तु का मूल्य आएगा। एक वस्तु के मूल्य को 10 वस्तुओं का चाहिए तो 10 गुना हो जाएगा। एक ये पेन जो है ना 500 रुपए का है मान लीजिए, 20 रुपए का है मान लीजिए। अरे ऐसे तुम 2 पेन खरीद के लाओगे तो 40 रुपए लगेंगे, ऐसे 100 पेन खरीद के लाओगे तो 2000 रुपए लगेंगे। तो मैं कहता हूं वस्तुओं की संख्या अगर माननी होना तो जो हर है ना यहां, इन हर का एलसीएम ले लो, क्योंकि 4 और 5 का, 5 और 4 का लैसे लीजिए, 5 और 4 का लैसे कितना आ जाता है 20। क्यों लैसे ही लेंगे, तो ये माना वस्तु है। यहां इसका मतलब है कि माना आपने 20 वस्तु खरीदी है। हाँ, एलसीएम से गुणा ही क्यों करेंगे वो मैं बताता हूं, क्योंकि एलसीएम वो संख्या, मेरी अभी प्रॉब्लम, अगर आपने इस पूर्व मेरी साथ साथ आप बने हैं तो आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि मैं ऐसा नंबर यहां इस जगह चाहता हूं, इस जगह ऐसा नंबर चाहता हूं जो 5 से कट जाए, और इस जगह मैं ऐसा नंबर चाहता हूं जो 4 से कट जाए, और फिर मैं ये भी चाहता हूं कि दोनों जगह सेम ही नंबर होना जरूरी है, क्योंकि जितनी खरीदेंगे उतना ही बेचना जरूरी है। तब मेरे को लगा कि यार 5 से और 4 से कटने वाला नंबर, इस दुनिया में 5 से और 4 से कटने वाले नंबर बताऊं आपको, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये सारे वो नंबर हैं, और ऐसे अनंत नंबर लिखे जा सकते हैं जो 5 से और 4 से कटते हैं। लेकिन अगर 5 से और 4 से कटने वाले अनंत नंबर हैं तो मैं सबसे छोटा नंबर ही ले लेता हूं, और सबसे छोटे नंबर को ही हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। आजकल ऑफलाइन क्लास में मैं एलसीएम ही पढ़ा रहा हूं, तो अगर कोई ऐसा बच्चा भी इस वक्त पढ़ रहा है जो मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ता है तो उसको पता होगा कि एलसीएम ही ऐसे क्यों फाइंड आउट करते हैं, बहुत रिसर्च हमने किया था। तो इसका मतलब है हमने 20 वस्तु ही यहाँ खरीदी है और 20 वस्तुएं यहाँ बेच दी हैं। अगर मैं 20 वस्तुएं, एक वस्तु 4/5 की खरीदूंगा तो 20 वस्तु 5 गुना से खरीदूंगा, तो 5 से काटूंगा तो 5, 4 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 बार कटने का मतलब आपने वस्तुओं को 16 रुपए, जिन वस्तुओं को आपने 16 रुपए में खरीदा उन वस्तुओं को आप कितने रुपए में बेच रहे हैं भाई, 25 रुपए में बेच रहे हैं। आराम से समझ लीजिए, बस उत्तर आ गया है। जिन वस्तुओं को आपने 16 रुपए में खरीदा उन वस्तुओं को आप 25 रुपए में बेच रहे हैं। अगर जिन वस्तुओं को 16 रुपए में खरीदा उन वस्तुओं को आप 25 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताइए लाभ कितने का हुआ। तो आप बोलेंगे सर लाभ जो हुआ है ना वो 9 रुपए का हुआ है। अगर लाभ 9 रुपए का हुआ है तो मैं कहूंगा लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 9 रुपए का लाभ हुआ है कितने पर, 16 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100 होगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बोलेंगे यस सर। अगर मान लीजिए कहता हूं तो 4 चौका 16 और 25 चौका 100, वही बन जाएगा 225 बटा कितना, 4, और 225 बटा 4 बोले तो 56 पॉइंट कितना बनेगा, 25% बनेगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि एलसीएम से ही गुणा क्यों करते हैं, और क्या आपको मुद्दा समझ में आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ आ गई होगी। 56.25% आपका राइट आंसर होगा। तो अब से अब सारा जो कुछ मैंने बता दिया है, हाँ एलसीएम से ही गुणा किया है भाई। अगर मान लीजिए कि कहते हैं कि इसको शॉर्टकट कैसे बनाना है, तो तुरंत कुछ मत करना, रुपए ऊपर संख्या नीचे लिख के एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, फिर जितना भी हर जो है ना इनके एलसीएम से मल्टीपल कर देना। ऐसा क्यों हुआ है ये सारी चीज मैं बता चुका हूं, एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी। इस चीज को ध्यान रखना, जितनी वस्तु खरीदो उतनी बेचना जरूरी है। आ जाइए एक एक करके सवाल बनाना शुरू कर दीजिए। कंसेप्ट मैंने बता दिया है। एक एक करके सवाल बताना शुरू कर दीजिए। गौरव ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया है, उसका नुकसान प्रतिशत हमें पूछा है कि क्या होगा। नुकसान हमें पूछा है कि बताइए इसका नुकसान क्या होगा। तो एक चीज, अच्छा इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी आता है, उस पर भी मैं बताता हूं। 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी तो मैं यही कहूंगा कि बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि गुरुजी जो क्रय मूल्य होगा, रुपए ऊपर संख्या नीचे ही क्रय मूल्य होता है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, याद रखो, रुपए ऊपर और वस्तुओं की संख्या नीचे, यही आपका क्या होता है ना, क्रय मूल्य होता है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य निकालना है तो रुपए ऊपर संख्या नीचे, तो रुपए ऊपर 11 और संख्या नीचे कितना हो जाएगा, 10। आप चाहो तो संख्या कितनी भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं ऐसी संख्या मानिए जो 6 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। भाई एक चीज और बताऊं, आप चाहो तो 60 वस्तुएं मान सकते हो, क्योंकि इसको इससे 6
देखो ये 6 से और 10 दोनों से कटने वाला नंबर तुम चाहो तो 60 मान सकते हो, 60 मान के हल कर दो, वही आंसर आएगा। तुम चाहो तो ऐसा नंबर से गुणा करो जो 6 और 10 से कट जाए। अब 6 और 10 से कटने का मतलब 6 और 10 का एलसीएम हम सोचते हैं ना, और 6 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 30 आता है। तो मान लीजिए वस्तुओं की संख्या कितनी है आपकी, 30 है। अगर वस्तुओं की संख्या 30 है तो आपने 30 वस्तुओं को 30 में खरीदा और 30 से ही यहाँ क्या किया है ना, गुणा किया है। 30 ही खरीदी 30 ही बेची। अगर 30 ही खरीदी, हाँ क्रॉस मेथड से बता देते हैं, 6 से अगर काटेंगे तो 6 पंजे कितना होगा, 30 होगा, और 5 5 कितना होगा भाई, 25 होगा। अगर 10 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, कितना हो जाएगा भाई, 33 हो जाएगा। यही बन रहा है क्या, बोल रहा है। 6 बार का भाग 5 बार कटेगा, 5 6 5 5 कितना हो गया, 25। 10 से अगर मैं काटूंगा 30 को तो 11 तिया 33। नुकसान कहाँ है, यहाँ तो फायदा हो रहा है। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ, ये सवाल सही तो लिखा है क्या, 5 रुपए में 6 की दर से लिखा है और 11 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है, तो 5/6 और 11 रुपए में 10 की दर से 11/10। 10 और 6 का एलसीएम होगा ना, वो आपका बन जाएगा 30। 6 पंजे 30, 5 5 हो जाएगा, 25 रुपए में खरीदा है, 32% प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ उल्टा सीधा, वो माइकल सर भी ना पता नहीं घर जाने का कल जल्दी था तो कहीं के कहीं ऑप्शन डाल के चले गए हैं इधर उधर। शायद ऐसा लगता है कि किसी एक पर्सन का ऑप्शन ही चेंज नहीं किया है, वही ऑप्शन यहाँ जो है ना वो कॉपी कर दिया है। और प्रॉफिट यहाँ नुकसान ही नहीं, लाभ भी होगा। और लाभ जो होगा ना भाई वो कितने का बनेगा, 8 रुपए का बनेगा, क्रय मूल्य 25 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। आप कहेंगे 25 चौका 100 कितना परसेंट उत्तर होगा, बोलिए 32% उत्तर होगा। तो 32% यहाँ प्रॉफिट होगा, नो लॉस। और ये तो कभी भी पॉसिबल भी नहीं है, आमने सामने इनके जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब कई कई बच्चों को चाहिए होता है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट बताइए इसका, कि क्रॉस मेथड क्या होता है। सर देखिए, क्रॉस मेथड को मैं कभी भी आप लोगों को सुझाव नहीं दूंगा कि आप क्रॉस मेथड लगाइए, लेकिन कई एक जगह, सीमित जगह तक क्रॉस मेथड काम कर जाता है। ओवरऑल क्रॉस मेथड काम नहीं करता है, इसलिए मैं क्रॉस मेथड पे भरोसा नहीं करता हूं, बट फिर भी आपको बता रहा हूं। क्रॉस मेथड क्या कहता है कि 5 रुपए में आपने वस्तुएं खरीदी, कितने की, 6 वस्तु खरीदी, और 11 रुपए में आपने वस्तु बेची, कितनी, 10 बेची। क्रॉस मेथड ये कहता है कि आप इसको इससे गुणा कर दीजिए, ये क्रय मूल्य होगा। बाद वाला क्रय मूल्य होता है, तो पहले देखो इसको गुणा किया है ना, पहले ये वाला गुणा होगा, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। तो ये क्रय मूल्य जो है वो 10 5 कितना होगा, 50। इसका मतलब 50 तो यहाँ क्रय मूल्य है, ठीक है। फिर इसको, ये बाद वाला विक्रय मूल्य है, तो 11 6 66, 66 रुपए जो है ना यहाँ विक्रय मूल्य है। इसका सेंस यही है सर कि 50 रुपए में खरीद के 66 रुपए में अगर बेच दिया है तो बताइए लाभ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर लाभ हो जाएगा 16 रुपए का। और ये किस पर होगा भाई, क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। याद रखिए बाद वाला क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य होगा। 2 से काटूंगा तो कितना परसेंट होगा, 32% उत्तर होगा। तो आपका आंसर होगा 32%। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं आप। अगला सवाल फटाफट बता दीजिए। एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से सेव खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो आप यही बोलेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे भाई, सीपी, सर्दी बहुत है भाई, एक तरफ सीपी लिखेंगे, रुपए ऊपर और संख्या नीचे लिख दीजिए, यही सीपी होगा। और एक तरफ हम लिखेंगे ना क्या, एसपी, विक्रय मूल्य अगर हम बनाएंगे तो रुपए ऊपर और संख्या नीचे लिखिए। ये एक वस्तु का, ऐसा क्यों करते हैं ये वजह मैं बता चुका हूं। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है भाई। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य है तो आप वस्तुओं की संख्या, जितनी वस्तु खरीदे उतनी बेच देना जरूरी है। जितनी वस्तु खरीदोगे उतनी ही वस्तु अगर आप बेच दे रहे हैं तो फिर परसेंट में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात जो है वो सेम रहेगा। अगर अनुपात सेम रहेगा तो 3 और 5 से कटने वाला नंबर देख लीजिए, 3 और 5 से कटने वाला नंबर 15 होता है, तो इसको 15 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको भी 15 से मल्टीपल कर दीजिए। इसका मतलब एक वस्तु 2/3 रुपए में खरीदी तो 15 वस्तु 15 गुना में, एक वस्तु 3/5 में बेची तो 15 वस्तु 15 में। यहां मैंने 3 5 का एलसीएम लेकर ही वस्तुओं की संख्या मान ली है, और 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई, 15 होगा, तो 15 से मैंने मल्टीपल किया है। अगर मैं इसको काटना शुरू करता हूं तो यहां से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 दूनी कितने में, 10 में। तो 10 रुपए में आप चीजों को खरीद रहे हैं, यही होगा। 5 से काटूंगा तो 3 होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 9 में आप बेच रहे हैं। अगर 9 में बेच रहे हैं तो यहां जो है ना लॉस होगा,
और यहाँ जो लॉस बनेगा ना सर, वो लॉस बनेगा कितने का, 1 का, और किस पर, 10 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। यहाँ जो हो जाएगा वो 10% का क्या बनेगा, लॉस बनेगा। तो यहाँ 10% का क्या बनना चाहिए सर, लॉस बनना चाहिए। इसको आप लॉस बनाइएगा। यहां उसका लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत क्या होगा, ऐसे सवाल है सर। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, सवाल को पूरा कर लीजिए, सवाल पूरा नहीं है। उत्तर जो होगा वो कितना बनेगा भाई, 10%। सबका उत्तर आ रहा है। अगला सवाल बताइए क्या होगा। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने एसएससी सीएचएसएल 2000 कितने का है, 22 का है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या सब कुछ वैसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 में भी इसी प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं। नए पैटर्न की लैंग्वेज आप जरूर जान लीजिए कि नए लैंग्वेज, जो नए माफ कीजिए पैटर्न है, उसका लैंग्वेज आजकल किस टाइप से आ रहा है, हमें यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। देखो, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे हैं। 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे तो एक संतरा 3 रुपए में खरीदा उन्होंने। उन्हें 5 रुपए 5 में 3 की दर से बेच दिया। 5 में 3 की दर से बेचने का मतलब 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया है। उसका हानि प्रतिशत हमें पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। एक चीज देखिए सर, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, हमें यह देखना है। अगर मैं कहता हूं कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा तो 15 में 5 संतरे खरीदे तो 15 रुपए ऊपर संख्या नीचे, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक बात है। अब मैं कहूंगा विक्रय मूल्य बताइए तो आप कहेंगे कि 5 में 3 बेच दिए तो 5 रुपए में 3 संतरे उसने बेच दिए हैं। या तो एक काम कीजिए, दोनों को किससे गुणा कर लीजिए, 15 से, या फिर आप चाहो ना तो इसको पता है क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप ऐसे कि 3 5 3 15, 3/1 भी तुम लिख सकते हो। 5 का भाग 3 ही बार जाता है तो 3 रुपए में खरीदा और 5/3 में बेच दिया। आप ऐसे नंबर से मल्टीपल कीजिए जो इन दोनों से कट जाता है, और दोनों का 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3, तो 3 से मल्टीपल तुम इसको कर दीजिए। अगर 3 से मल्टीपल, क्योंकि 1 और 3 से मल्टीपल करेंगे तो 1 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 1 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए 3 वस्तु, इसका अर्थ ये निकला है कि माना वस्तु, यही वस्तु तो जो है ना आपने खरीदी है और यही वस्तु बेची है। 3 वस्तु आपने खरीदी, 3 बेची। अभी तक आप लोगों को एक ही चीज समझ आई होगी, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होना जरूरी है। भाई किसी को हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है ना कि वस्तु 3 ही मानो, तुम 9 10 15 20 50 कितना भी मान के हल कर दीजिए, उत्तर यही होगा। सर माइकल सर को आज बजरंग कांटा लाना पड़ेगा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। 3 तिया कितना होगा भाई, 3 से 3 कट गया तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, आप बताइए कितना लॉस हुआ है, तो आप बोलेंगे गुरुजी जो लॉस हुआ है ना वो 4 रुपए का हुआ है। कितने पर भाई, प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100। 1/9 11 सही 1/9 के बराबर होता है तो 44 सही 4/9 के बराबर होगा। उत्तर जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। सवाल देख लीजिए, एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया है। तो जो भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप समझिए कि आपको किस पैटर्न से सवाल पूछा जा सकता है और कितनी जल्दी तुम सवाल लगाओगे, ये चीज हमें समझनी है। अगला सवाल भी वही सीजीएल 2022 का है। एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्जाम लगा था उसमें है ये। भाई लोग अभी उठे नहीं हैं। बहुत लोगों को तो ये लगता है कि 9 बजे से 11 बजे तक की क्लास होना होता है। उनको ये नहीं पता है कि जो बची हुई क्लास है वो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। शाम को तो वही डिस्काउंट हम पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात यही है, मैं सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि आप लोग जो है टाइम पे जब क्लास को देख लिया करो और उठ जाया करो और पढ़ लिया करो। अभी अगर टाइम से उठकर पढ़ने लग गए तो फिर दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। एक दुकानदार ने 10 रुपए में 10 की दर से 15 रुपए 15 में, इसमें देखिए सर उल्टा लिखा है कुछ चीजों को, और उन्हें रुपए 40 में 16 की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। मैं चाहता हूं कि तुम सवाल को जो है ना वो थोड़ा सा ठीक से समझे और सवाल को ठीक से तुम बनाए। जल्दबाजी मत कीजिए सवाल को बनाने में। उसको टीसीएस कहते हैं सर, उसको टीसीएस कहते हैं। और भाई ये टीसीएस जो है ना वो किसी की नहीं सुनती है। टीसीएस किसी की नहीं सुनती है। उससे पता है कि तुम क्या करने वाले हो। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है, उत्तर आएगा भी कैसे, तुम लोग गलत जो उत्तर बना रहे हो।
नहीं बनाना। देखिए, एक दुकानदार ने 10 रुपए में 15 दर की, 10 रुपए में, उल्टा यहां सर सवाल को बोला गया है। आ जाइए हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको भी आवाज आ रही है क्या कचरे वाली गाड़ी की? हाँ जी, राम राम भाई सुरेंद्र। देखिए गुरुजी गाड़ी आ गई। ये जब ऑफलाइन मेरी क्लास चलती है ना, तो भी शाम को भी दोपहर बाद वाले बैच में भी ये गाड़ी आती है उसी टाइम पे, और अब भी यही गाड़ी आई है। देखिए, क्रय मूल्य की बात कर रहा है ना, तो एक दुकानदार 10 रुपए, 10 की दर से 15 रुपए में टॉफी खरीदता है। अगर 10 की दर से टॉफी खरीदता है ना, इसका मतलब ये हो गया है कि रुपए ऊपर संख्या नीचे लिखना है। आप लोग इसको उल्टा बनाए हैं, रुपए हमारे यहाँ 15 है, तो आप यही कहेंगे कि 15 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीद रहा है। रुपए ऊपर संख्या नीचे लिखना है, 15 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीद रहा है, और हमें फिर बताना है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर विक्रय मूल्य बताना है तो उन्हें रुपए 40 में, दोनों में उल्टा लिखा है, रुपए 40 में 16 की दर से बेच रहा है, तो यहां ऊपर आप लिखेंगे ना 16 बटा कितना, ये 40 रुपए में 16 की दर से बेच रहा है। अगर ये नंबर कटते हैं तो इन्हें काट लीजिए आप। अगर मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर जो कट रहा है 5 से कट रहा है, तो 3 बटा कितना होगा, 2 होगा। और ये नंबर जो है ना वो कितने से कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी कितना होगा, 16 होगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप आराम से इससे बना सकते हैं। या तो 2 से मल्टीपल कीजिए, अनुपात जो है ना 2 ही नीचे है हर में, तो 2 से आप इसको मल्टीपल कर लीजिए। सर 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 रुपए में इसको क्या किया है ना, खरीदा है, और 5 रुपए में इसको क्या किया है ना, बेच दिया है। यही होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ। मैं कहूंगा लाभ बताइए कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर लाभ जो हुआ है वो 2 का हुआ है, और कितने पर, 3 पर, प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 66.67%। ऑप्शन में है क्या, देख लीजिए। उत्तर आपका डी बनेगा, डी 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 सबका उत्तर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को आराम से समझ गए हैं बिना किसी समस्या के। बहुत एक पैटर्न सिंपल सा था, लेकिन इसमें एक चीज होती है ना, परीक्षा में उसको टीसीएस बोलते हैं। एक गड़बड़ पता है क्या होती है? गड़बड़ सिर्फ यही होती है कि एग्जामिनर देखो एक में इधर दे दिया, बच्चा क्या होता है ना, हड़बड़ाया हुआ रहता है एग्जाम के टाइम पे। आपने भी यकीनन बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, आपने किया होगा 10 बटा 15 और इधर 40 बटा कितना, 16, और इसको हल करने में जुट गए होंगे तुम। अगर इसको हल करोगे तो भाई माथा फोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। ये गाड़ी अड़न देखो देर बार काटो। अरे भाई आजकल तो फूलचंद की स्थिति तो और ही हो गई है, तुमको पता भी नहीं है, वो फूलचंद उकस गया है। अगला सवाल देखिए, एक आदमी कुछ वस्तुएं पी दर्जन पर खरीदता है और प्रत्येक को पी बटा 8 रुपए में बेच देता है, बताइए लाभ क्या होगा। इसका मतलब पता है ना, एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को, इन सवालों को तुम अनुपात से भी लगा सकते हो। मैं कई बार ऐसे भी लगा देता हूं कि मैं यही देखता हूं कि 3 बटा 2 का और 5 बटा 2 का सरल अनुपात बना लो, 2 आ गया तो 3 की चीज को 5 में बेचा, तुम ऐसे भी बना सकते हो। ये एक तरह से सरल अनुपात ही बनाना है। खरीद कितने में रहा है, रुपए पी दर्जन में खरीद रहा है, इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य होगा ना, वो क्रय मूल्य जो होगा वो पी रुपए में 12 वस्तु खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है, बेच रहा है भाई वो पी बटा 8 रुपए में बेच रहा है। यहां पी की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, पी की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पी रुपए में 12 की दर से खरीद रहा है। अगर मान लीजिए तुम ये भी करना चाहो तो एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा। आप भी जानते हैं कि 12-8 का अगर एलसीएम निकालना है तो 12-8 का एलसीएम कितना बनेगा भाई, 24 बनेगा। तो इसको भी किससे मल्टीपल कर दीजिए, 24 से, और इसको भी किससे मल्टीपल कर दीजिए, 24 से। आप कहेंगे 12 दूनी 24, वो 2p में खरीद रहा है और यहाँ 3p में वो बेच रहा है, 8 तिया 24। अरे भाई अगर मैं कहता हूं कि लाभ बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर लाभ जो हुआ है ना वो p रुपए का हुआ है। 1p का लाभ हुआ है किस पर, 2p पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, आप बोलेंगे 100, जीरो कट जाएगा तो कितना परसेंट आएगा, 50, और 50% उत्तर आने का मतलब है उत्तर जो होगा ना वो आपका C होगा। उत्तर जो बनेगा वो आपका C बनेगा, 50% यहाँ राइट आंसर होगा। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है,
किसी का आंसर नहीं बना है, उत्तर जो होगा वो कितना बनेगा सर? 50 आपका राइट आंसर होगा। आराम से सवाल को सोचिए और समझिए सवाल का सेंस क्या कहता है। एक आदमी कुछ वस्तुएं पी दर्जन पर खरीद रहा है और प्रत्येक को पी बटा 8 रुपए में के हिसाब से बेच रहा है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस पी की जगह आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, मैं एक भी मान सकता हूं इस पी की जगह। तो 1/12 में खरीदा और 1/8 में बेचा, तो फिर पी से पीछा छूट जाएगा और तुम क्या कर लोगे, जल्दी तुम इसको बना लोगे। अगला सवाल देखिए, एसएससी सीएचएसएल कितने में पूछा है सर? 2020 में पूछा है। नेक्स्ट सवाल एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा है, अलीन ने 8 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी और 12 रुपए में उन्हें 10 की दर से बेच दिया है। याद रखिए आपको यही समझना है, रुपए ऊपर और संख्या नीचे लिखनी है। 8 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं बेच दी है और एसपी जो है ना सर, वो एसपी बन रहा है यहाँ 12 रुपए में 10 की दर से वस्तुएं बेच रहा है। रुपए ऊपर संख्या नीचे। अगर तुम चाहो तो इससे बना सकते हो, सरल अनुपात कर सकते हो तो सरल अनुपात कर लो, थोड़ा सा काटना कम पड़ेगा। 2 से भाग दूंगा तो 4 होगा और 2 से भाग दूंगा तो 3 होगा। अगर भाई मैं यहाँ 2 से भाग दूंगा तो 6 होगा और 2 से भाग दूंगा तो 5 होगा। तुम ये करके बनाओगे तो भी वही आंसर आएगा। 3 का और 5 का एलसीएम बताओ। 3 और 5 से कटने वाला नंबर जो है ना वो 15 है, तो इसको भी मैं 15 से गुणा कर देता हूं और इसको भी 15 से गुणा कर देता हूं। अगर मैं 15 से गुणा करूंगा तो यहाँ कटेगा 5 बार और 5 के कितना हो जाएगा? 20। तो 20 रुपए में चीजें खरीदी है और यहां से 5 से काटूंगा तो 3 बन जाएगा और 6 3 कितने में बेचा है भाई? 18 में बेच दिया है। अगर मैं कहूं कि बताइए क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे सर लॉस हुआ है। मैं कहूंगा कितने का लॉस हुआ, आप बोलेंगे गुरुजी 2 रुपए का लॉस हुआ है। ये 2 रुपए का लॉस कितने पर हुआ है? क्रय मूल्य पर और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100। 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 10% का लॉस होगा, फायदा नहीं होगा। उत्तर आपका क्या बनेगा? 1 नंबर बनेगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए हैं। राइट आंसर यहाँ कितना बनेगा सर? 1 नंबर बन जाएगा। क्लियर है सब लोगों का? बहुत आसान सा है। आप चाहो तो इन्हें अनुपात भी बना सकते हो, 4/3 का और 6/5 का सरल अनुपात बना सकते हो। ये क्रॉस प्रोडक्ट यहीं से आया है। तो सरल अनुपात बनाओगे तो 500 के 20, तो इसका तो बन गया 20 और 6 3 18, तो 20 रुपए की चीज 18 में बेच दी है। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बताइए जालिम उठ गया है बाकी लोग नहीं उठे हैं, गलत बात है ये। एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 8 की पेंसिलों की दर से बेच देता है। इस सौदे में वह 10 रुपए लाभ कमाता है। उस डिब्बे में कुल कितनी पेंसिलें हैं? ये न्यू पैटर्न है सर, ध्यान रखिए। ये एक न्यू वर्जन है सवालों का। आप सब कुछ करने के बाद भी इस जगह तक नहीं आ पाते हो। कहाँ से उठेंगे भाई? रात को 12 बजे तक लेके मैं बैठे रहता हूँ और फिर चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे लोग उठ जाए या 7 बजे माफ कीजिए लोग उठ जाएं। तो इतने आलसी लोग कैसे उठेंगे? आलसी लोग नहीं उठ पाते हैं ना। कई लोग सोच रहे हैं रात को सोए तब भी तू लगा हुआ था, अब उठे तो भी लगा हुआ है, तो सारे दिन कैसे बैठे रहेंगे? दबा के शेयर करो क्लास को, सुबह सुबह लोगों को परेशान मत करना। एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है, यही बोल रहा है ना। इस सौदे में वह 10 रुपए का लाभ कमाता है, हमें यह बताना है। वो 10 रुपए का लाभ कमाता है, तो उस डिब्बे में कुल पेंसिल कितनी थी, संख्या कितनी थी? अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। चलिए मैं बताता हूं और सिखाता हूं इस सवाल में क्या लॉजिक होगा सर। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई क्रय मूल्य जो होगा वो 9 बटा कितना होगा? 7 होगा। और अगर मान लीजिए मैं विक्रय मूल्य की बात करूं कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो रुपए ऊपर आपको लिखना है 11 रुपए में 8 की दर से, तो 11 रुपए में 8 की दर से पेंसिलें। तो आप बताइए 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 7 और 8 का जो एलसीएम होगा ना वो बनेगा आपका कितना? 56। इसका मतलब माना जो पेंसिल है वो पेंसिल 56 है आपकी। कितनी पेंसिल है भाई? 56 पेंसिल है। पर्सन के मुताबिक देखो, आराम से समझना, जितना पहले है वो तो करते हैं कम से कम। तो यहाँ 56 से इसको मल्टीपल कर दीजिए और इधर इसको भी 56 से मल्टीपल कर दीजिए। आप कहेंगे सर 7 8 56 9 8 कितना? 72। 72 रुपए में आपने चीजें जो है ना वो खरीदी हैं और यहाँ 8 7 56 11 7 77 रुपए में यहाँ आपने वस्तुएं बेच दी है। अगर मैं कहूं कि लाभ कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर जो लाभ हुआ है ये हमें 5 रुपए का हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 5 रुपए का। अब सवाल हमारे यहां उल्टा है। मुझे एक बात बताओ, आराम से इस चीज को समझना। 5 रुपए का लाभ हुआ है,
ये 5 रुपए का लाभ कितनी वस्तुओं के आदान प्रदान पे हुआ? देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य 9/7 है और एक वस्तु का क्रय मूल्य 11/8 है। हमने क्या किया, वस्तुओं की ऐसी संख्या मान ली, आपको पीछे पता होगा मैंने आराम से बताया है, यहां थोड़ी देर पहले इस क्रॉस प्रोडक्ट को समझाया है कि खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होना बहुत जरूरी है। अगर खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या समान होना जरूरी है तो आप लोग मुझे सिंपल सा ये बता दीजिए कि 72 रुपए में खरीदा और 77 रुपए में बेच दिया, कितनी वस्तुएं खरीदी? तो आप कहेंगे सर आपने नहीं तो माना है 56 वस्तुएं। इसका मतलब आपने 56 वस्तुएं 72 रुपए में खरीदी और 56 वस्तुएं आपने 77 रुपए में बेच दी, तो आपको 5 रुपए का लाभ हुआ कितनी वस्तुओं पर? 56 वस्तुओं पर। याद रखना, 5 रुपए का लाभ 56 रुपए पर, 56 वस्तुओं पर। इसका मतलब ये 5 रुपए का जो लाभ हुआ है ना, ये 5 रुपए का लाभ हुआ है 56 वस्तु आपने खरीद कर बेची है, या 56 वस्तुओं का आदान प्रदान आप लोगों ने किया है। 56 वस्तु आपने खरीदी और 56 ही आपने वापस बेच दी, तो 56 वस्तुओं को पर जो सौदा आपने किया उन 56 वस्तुओं पर 5 रुपए का लाभ हुआ है। सवाल अगला कहता है इस सौदे में तो उसे 10 रुपए का लाभ हो रहा है। अरे भाई 5 रुपए का लाभ 56 वस्तुओं पर हो रहा है, तो मैं कहूंगा 10 रुपए का लाभ कितनी वस्तुओं पर होगा? तो अगर आपको लाभ डबल चाहिए, लाभ डबल चाहिए तो फिर वस्तुओं की संख्या आपको डबल करनी पड़ेगी, और वस्तुओं की संख्या डबल करनी पड़ेगी तो आपको 112 वस्तु आपको बेचनी पड़ेंगी और खरीदनी पड़ेंगी, और 112 वस्तु खरीद कर बेचनी पड़ेंगी, मतलब 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आराम से देखिए, किसी का अब तक जवाब इसका नहीं आया है। उत्तर जो है ना, आया है कि किसी का जवाब? 112 आना शुरू हो गया है। रितु का उत्तर सी आया है। 112 वस्तुएं यहाँ राइट आंसर होगा। कैसे समझो कि जब मैंने 56 वस्तुओं को आधार मान के इस प्रश्न को हल किया ना, तो मेरा उत्तर 5 रुपए आया। अगला कहता है कि प्रश्न में आपको लाभ कमाना है 10 रुपए का। अगर 5 रुपए का लाभ कमाना है तो 56 वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो 10 वस्तुओं, अगर 10 रुपए का लाभ कमाना है, जैसे ऐसा नहीं होता है क्या कि कई कई ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कोई प्याज का धंधा कर रहे हैं, वो कहते हैं एक गाड़ी में मेरे 20,000 रुपए बच जाते हैं, तो मैं कहूं उनको 40,000 रुपए कैसे बचेंगे? तो आप कहेंगे उनको ऐसी 2 गाड़ियां खरीद कर बेचनी पड़ेंगी। तो 56 वस्तुएं अगर वो आदान प्रदान करता है तो उसके 5 रुपए बच रहे हैं, वो चाहता है मेरे 10 रुपए बच जाएं, तो फिर 56 112 वस्तु आपको बेचनी पड़ेंगी। अगला सवाल आप फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। मैं आपका देख रहा हूं, देखें कितने लोग इसका उत्तर दे देते हैं, कमेंट आपके देख रहा हूं। हाँ जी, बहुत आसान तरीके से चीजें मैं बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना कि गणित हमें समझ नहीं आती है, मैं कहता हूं मेरे साथ आप पढ़िए तो सही। कौन कहता है गणित समझ में नहीं आती है? सारी गणित समझ में आएगी। एक बार मेरे साथ हर एक टॉपिक को पढ़ के तो देखिए आप। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। यदि उसने उनसे 143 रुपए प्राप्त किए हो तो अंडों की संख्या हमसे पूछी है कि बताइए अंडों की संख्या कितनी होगी? बताइए भाई अंडों की संख्या कितनी होगी? नहीं आया। देखो 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदे हैं, तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य बताइए कितना होगा? तो आप बोलेंगे जो सीपी होगा, अंग्रेजी में लिख देता हूं, जो सीपी होगा 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीद रहे हैं तो 5/3 सीपी होगा। अगर मैं कहता हूं उन्होंने 12 रुपए में 5 की दर से बेचा, अगर 12 रुपए में 5 की दर से बेचा तो बताइए एसपी कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर जो एसपी बनेगा वो 12 रुपए में 5 की दर से बेचा, तो 12 बटा कितना होगा? 5 आपका एसपी होगा। 5 और 3 का एलसीएम होगा तो 5 और 3 का लेसे जो बनेगा वही 5 और 3 का एलसीएम बनेगा आपका कितना? 15। इसका मतलब माना वस्तु कितनी है? 15 है। माना वस्तु आपकी कितनी है? 15 है। आपने 15 वस्तु कितने में खरीदी होंगी पहले वो देखो, और 15 वस्तु आपने बेची कितने में होंगी वो देखो। तो आप कहेंगे सर 15 वस्तु अगर यहां खरीद रहे हैं तो 5 पर कटेगा, 5 कितना हो जाएगा? 25 रुपए में आपने खरीदी। इधर अगर मैं कहूंगा कि 15 वस्तु बेच दी है तो 3 बार कटेगा, 12 3 36 रुपए में आपने बेच दी है। तो यहां देखो भाई 25 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और 36 रुपए में आपने वस्तु बेची, तो मैं कहूंगा बताइए लाभ कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर जो लाभ बनेगा वो लाभ बनेगा कितने रुपए का? 11 रुपए का। बनेगा कि नहीं बनेगा? सर ये 11 रुपए का लाभ कितनी वस्तुओं के आदान प्रदान पे हो रहा है? 15 वस्तुओं के आदान प्रदान पे हो रहा है। अगर 11 वस्तुओं का लाभ 15 वस्तुओं के आदान प्रदान पर, 11 रुपए का लाभ 15 वस्तुओं पर हो रहा है, तो
अगला कहता है 143 रुपए का लाभ चाहिए उसको, तो 1 रुपए का लाभ कितने पर होगा पहले मुझे ये बताओ। तो 1 रुपए का लाभ हो जाएगा 15/11 वस्तु पर। 11 का उठा के भाग लगा दीजिए। एक वस्तु का जो लाभ होगा वो 15 बटा कितने पर होगा, 1 रुपए का लाभ 15/11 वस्तु पर। हमें चाहिए 143 रुपए का लाभ कितने वस्तु पर होगा। 143 रुपए का लाभ चाहिए तो 15/11 को किससे गुणा कर दीजिए, 143 से आप मल्टीपल कर दीजिए। अगर 143 से मल्टीपल करूंगा तो यहां से काटूंगा 13 बार कट जाएगा। 13 को 15 से गुणा करूंगा तो 195 आपका होगा। क्या उत्तर 195 दिया है? सी इज राइट आंसर होगा। राम राम भाई टीसीएस एग्जाम जोन। गुरुजी लाइट को नहीं आ रही। हाँ, उत्तर जो होगा ना वो 195 होगा। क्यों नहीं आएगी तेरे लाइट? बाहर आ जा, अभी तो उजाला हो गया है खूब सारा पढ़ने लायक। अब एक चीज आप और देखिए ना, ये वाला पैटर्न तुम ना बना के ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 11 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो कितनी वस्तुओं पर हो रहा है, 15 पर। 143 रुपए का लाभ अगर अपने को चाहिए तो ये वस्तुएं कितनी गुना हो रही है, इधर 13 गुना लाभ ज्यादा चाहिए तो 13 गुना ही इधर वस्तु आप कर दीजिए, 195 वस्तु हो जाएंगी। तुम ऐसा भी कर सकते थे, ये भी पॉसिबिलिटी थी और ये भी पॉसिबिलिटी है। आप जितना सोच लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका उत्तर होगा। लेकिन याद रखिए मैं सवाल को स्टार कर रहा हूं, इस तरह के सवाल खूब परीक्षाओं में आ रहे हैं और बहुत मजेदार तरीके से इस तरह से सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है। हम केवल क्रॉस प्रोडक्ट तक सीमित रह जाते हैं, परसेंट तक सीमित रह जाते हैं, जबकि एग्जामिनर हमें ऐसे पूछ लेता है। अगला सवाल आ जाइए सर। सीजीएल 2000 कितना में पूछा है, 19 में सवाल को पूछा है। बनाइए देखे क्या बनेगा। यहां सवाल आजकल जो है ना, हर पैटर्न का सवाल हमें समझ आना जरूरी है, हमें पता होना जरूरी है कि एग्जामिनर हमसे चाह क्या रहा है। कहता है कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे, मतलब 100 रुपए में 11 की दर से 100 रुपए पे करके आया और 11 फल ले आया है। कुछ फल, हमें नहीं पता कितने फल हुए थे, कुछ फल, जितने फल यहां खरीदे उतने ही फल दोबारा खरीदे उसने और 100 रुपए में 9 की दर से वो फल खरीदे। वह इन सभी फलों को, याद रखिए सारे फलों को एक जगह मिला देता है और 100 रुपए में 10 की दर से फलों को बेच देता है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई हमसे पूछा है। मतलब यहां 3 तरह की चीजें आ गई हैं। तो चलिए वो क्रॉस प्रोडक्ट यहां फेल हो चुका है। अभी जो कह रहे थे कि सर क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट अब नहीं लगेगा। इसलिए कहता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट मत लगाइए, सवालों को समझिए। कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे, मतलब ऐसे मान लो कि एक जना क्या होता है ना कि एक दुकान पे जाता है, वहां जाके कहता है कि भाई थोड़े से ये फल चाहिए, तो उसने कहा मुझे 11 फल चाहिए, तो उसने कहा 100 रुपए लगेंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ 2 जगह से खरीदारी हो रही है तो 2 क्रय मूल्य है। वो पहली दुकान पे गया ना और पहली दुकान पे जाके कहता है कि 100 रुपए में मुझे जो फल चाहिए वो 11 फल चाहिए, तो 100 बटा कितना होगा, 11 होगा। रुपए ऊपर संख्या नीचे, ये पहली दुकान पे चला गया। फिर वो ऐसे ही दूसरी दुकान पे भी चला जाता है। दूसरी दुकान पे जाके कह रहा है कि भाई मुझे जो है ना वो 9 फल चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे वाले अच्छे फल हैं इसलिए इन 9 के भी 100 रुपए ही लगेंगे। तो उतने ही फल, सेम संख्या दोनों जगह है, वो आता है इन दोनों को मिला लेता है, घर पे आके सारे फलों को एक जगह कर लेता है और इन सारे फलों को एक जगह करके फिर वो बेच देता है। जब बात बेचने की आती है तो बेचता है कितने में, 100 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो 100 रुपए में जो है ना वो 10 की दर से फल बेच देता है, ये बेच दिया है। हमें जो है सर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, एक वीडियो, अच्छा वीडियो देखा है क्या आपने कैलकुलेशन का? कोई बात नहीं, शुक्रिया। 10/11, 100/11, 100/9 और 100/10। आप चाहो तो अब देखो, वस्तुओं की संख्या, जितनी वस्तु खरीदी उतनी ही वस्तु बेच देना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सबसे पहले तो देखो इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 11 है, 11 के बाद में 9 है और 9 के बाद में 10 है। अगर ये सारे एक साथ नंबर रेगुलर हैं तो भाई अंकित तुझे पता है लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है, तो 11 9 99, 990 वस्तु आप लोगों ने खरीदी और 990 ही आपने, पहली जगह से 990 एलसीएम आ रहा है तो पहली जगह आप गए और पहली जगह जाके आपने 990 वस्तु खरीद ली। फिर आप कह रहे हैं हाँ ठीक है भाई, समझ गया मैं आपकी बात। एक जो है ना अमन, समझ गया हूं, एक यहां भी 990 ही खरीदता है। चलो मैं दोबारा से बताता हूं, इसको समझिए, बहुत शानदार सवाल है। कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे गए
इसका मतलब ये है ना कि कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे गए हैं अगर बोला गया है, इसका सिंपल मतलब यही है कि 100/11 में कुछ फल खरीदे हैं, तथा इतने ही फल जो है ना वो 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे, तो 100/9 में कुछ फल आपने खरीद लिए हैं। फिर कहता है विक्रय मूल्य 100/10 में वस्तुओं को बेच दिया है। अब सवाल यह है कि कितनी वस्तु खरीदी, तो सबसे पहले याद रखना कि मैं सारा कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं आपको कि 10, 11, 9 और 10 का एलसीएम लिया तो कितना आया 990। इसका मतलब वो पहली दुकान पे जाता है 990 वस्तुएं खरीदता है। अगर मैं कहूं उसने 990 वस्तु कितने में खरीदी होंगी, तो 11 9 कितने बार होगा 99 बार, 9,000 रुपए में उसने पहली जगह से वस्तुएं खरीद ली है। फिर जाता है दूसरी दुकान पे, वहां भी कहता है भाई मुझे 990 वस्तुएं बेच दे। तो 990 जो वस्तुएं हैं वो 11 बार कटेगा तो 11,000 रुपए में उसने खरीद ली। अब कोई मुझे ये बताएगा उसने 2 जगह से वस्तुएं खरीद ली और घर पे आ गया, और इन सभी, यहां देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना, या 990 से ही गुणा करने की गलती करते हैं, बस यही तो तुमसे गलती हो गई। 990 से मल्टीपल नहीं होगा ये। अरे भाई कितनी वस्तु खरीद ली ये तो देख, सभी फलों को मिला रहा है, तो कुल कितने फल हो गए पहले ये देखो। तो आप बोलेंगे 99 99 198, कुल जो है ना वो 1980 फल हो गए हैं। और कुल 1980 फल कितने में खरीदे सर, 20,000 रुपए में खरीद लिए हैं। ये सवाल यहां से चेंज हो गया है भाई, इसलिए जितने फल खरीदे हैं उतने बेचना जरूरी है, तो 1980 फल बेचने जरूरी है। यहां से कट जाएगा 19,800 रुपए में जो है ना वो क्या कर रहा है सर, उनको बेच रहा है। अरे भाई अगर खरीदा 20,000 रुपए में है और 19,800 रुपए में बेच रहा है, तो कोई मुझे बताएगा कि कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो आप कहेंगे पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो पूरे लेन देन में उसको लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है ना वो 200 रुपए का लॉस हुआ है, कितने पर भाई 20,000 पर। यही होगा क्या, हाँ 20,000 पर ही होगा। और प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो जाएगा 100 होगा, 0 से 0 और 200 से 200, कितना परसेंट, 1% का उसको लॉस होगा। है क्या 1% हानि, 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल को आराम से देखिए। गुड मॉर्निंग भाई, अच्छा संतु गुड मॉर्निंग। इस सवाल को आप आराम से देखिए, समझिए, सवाल अच्छा है। एसएससी सीजीएल 2019 में सवाल पूछा गया है, आराम से सवाल को देखिए। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन याद रखिए जितने भी लोग रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के सबके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अभी हाल ही में आपने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, चाहे ग्रुप डी का दिया होगा, चाहे आपने एनटीपीसी का दिया होगा, चाहे आपने सीपीओ का दिया होगा, सीएचएसएल वगैरह का दिया होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वगैरह के दिए होंगे, यही तो वो सवाल थे ना जो आपको उलझा के रख रहे थे। इसलिए ये रखना कि वस्तु मान इनका एलसीएम सबका ही होगा, तो 990 खरीदा, 990 ही खरीदा है, टोटल मिला के बेच रहा है तो 19,800 रुपए में बेच रहा है। जैसे एक सवाल और देखिए, वह भी सीजीएल 2021 का ही सवाल है, इसको भी आप लोग देखिए। अब मुझे पता था रात को मैंने क्लास जो है ना वो इसलिए उस वक्त बंद कर दी थी कि मुझे पता था तुम 12 बजे तक नहीं जग पाओगे, और इधर 12 बजे तक क्या, जग तो अभी भी सो ही रहे हैं सारे के सारे लोग। कुछ फल 15 की दर से 140 रुपए में खरीदे गए, रुपए 140 है। इतने ही फल, याद रखिए जितने फल यहां खरीदे हैं उतने ही फल दोबारा से खरीद रहा है, और वो 10 की दर से 120 रुपए में खरीदे गए हैं। इन सभी फलों को याद रखिए, सारे फलों को एक जगह मिला दे रहा है। सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जा रहा है। पूरे लेन देन का लाभ प्रतिशत हमें बताना है। फटाफट से जवाब दे दीजिए, क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए, बताइए क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। कुछ फल 15 रुपए में 140 की दर से और इतने ही फल 10 रुपए में 120 की दर से खरीदे जाते हैं। सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए जाते हैं। 15 की दर से 140 रुपए की बोल रहा है, 15 की दर से 140 रुपए में। तो सबसे पहले हमें तो यही देखना है कि सीपी क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर जो सीपी होगा ना वो 140 रुपए जो है 15 की दर से, तो 140 बटा कितना होगा 15 रुपए। थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं मैं, यहां सीपी फर्स्ट हम देख लेते हैं क्योंकि दो तरह के सवाल है। तो आप बोलेंगे सर 140 बटा कितना होगा 15। सीपी सेकंड भी आप लोग देख लीजिए, तो सीपी सेकंड जो होगा वो बनेगा सर 120 रुपए में 10 की दर से खरीद रहा है, तो 120 बटा क्या बन जाएगा 10। फिर इन सबको मिला के बेच दे रहा है। अगर सबको मिला के बेच रहा है तो एसपी क्या है वो देखिए, तो कह रहा है सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन से बेच रहा है। प्रति दर्जन का मतलब 12 बेच रहा है, तो 132 में कितने बेच रहा है सर 12 बेच रहा है। मैं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि अगर ये हल हो रहा है तो इसे हल करो। अगर भाई इससे
15 का पूरा बार तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए इसको मैं 5 से काटता हूं तो 28 पंजे 140 होगा और 5 3 कितना होगा, 15 होगा। अगर इधर काटता हूं तो 12 बटा कितना बनेगा भाई, 1 बनेगा। और अगर इधर काटता हूं तो 11 12 132, 11 बटा 1 बनेगा। इनको मैंने सबको क्या कर दिया है, काट दिया है। 28 बटा 3, 12 बटा 1 और 11 बटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यही बन रहा है। क्या करना है, वस्तुओं की संख्या जितनी खरीद रहा है उतनी ही बेचना जरूरी है। 3, 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो माना वस्तु जो है ना वो पहली जगह से भी 3 खरीदा, तो पहली दुकान पे गया, बोला 3 वस्तु दे दे, तो उसने कहा कि भाई 28 रुपए लगेंगे, तो पहली जगह से 28 रुपए में 3 वस्तु खरीद ली। दूसरी 2 बार क्रय कर रहा है उतनी ही वस्तुएं, दूसरी पर भी वो 3 वस्तु खरीद रहा है, तो बोला 12 रुपए की एक है तो 36 रुपए लगेंगे। अब इन सबको मिला रहा है, बस ये चीज ध्यान रखना, 3 ही मत बेचना, 3 और 3 6 बेची जाएंगी यहां, क्योंकि सबको मिला रहा है। तो आप कहेंगे कुल जो है ना, कुल क्रय कितना होगा, तो कुल क्रय होगा 6 वस्तु आपने क्रय करी है, और 6 वस्तु जो क्रय करी है वो 28 और 36 रुपए में बेची है। अगर 28 और 36 में बेचेंगे तो हो जाएगा 50 और 64 रुपए में आपने, सॉरी माफ कीजिए, 64 में खरीदी है, बेची नहीं है। और ये 64 में खरीदी है और यहाँ 11 6 66 में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, तो 11 6 66 में बेच दे रहा है। अगर मैं कहूंगा उसको प्रॉफिट हुआ है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर उसको प्रॉफिट हुआ है। मैं कहूंगा कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलेंगे सर उसको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर भाई, 64 पर। और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, तो आप बोलेंगे यही होगा कि नहीं होगा। सर जी रीट का सिलेबस करवा दो। ये कहाँ आ गया तू बीच में ही, कौन सी लाइन में आ गए हैं, लगता है कुशलगिरी बोस का असर है आप लोगों के ऊपर। दोबारा बताइए, समझ लीजिए सर, दोबारा बता देता हूं। कुछ फल 15 रुपए में 140 की दर से खरीदे, तो 140 बटा 15। अगर आप लोग शुरू से मेरे से जुड़े हैं ना इस वीडियो में, तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों को दिक्कत होगी। 15 140 रुपए ऊपर, वस्तुओं की संख्या नीचे, तो 140 बटा 15, 28 पंजे 140 और 5 तिया 15। मैंने इसको सरल कर लिया है, 28 बटा 3 की दर से खरीदा है। पहली दुकान पे गया और कहा कि मुझे कुछ वस्तुएं चाहिए, जितनी वस्तुएं पहली दुकान पे खरीद रहा है उतनी वस्तुएं दूसरी दुकान पर 10 की दर से 120 रुपए में खरीदे। 120 रुपए में अगर 10 खरीद रहा है तो एक वस्तु 12 बटा 1 या 12 रुपए में एक वस्तु खरीदेगा। इन दो दुकानों पे जितनी वस्तुएं हैं वो समान वस्तुएं खरीदता है और खरीद के फिर उनको घर ले आता है। तो अब पहली चीज तो देखो, इसको छोड़िए, खरीद के कितना ला रहा है, तो यहां हर जो होता है ना 3 और 1 का ले से 3 वस्तु मान के मैंने प्रश्न को हल कर दिया। मैं कहता हूं वस्तु तुम कितनी भी मान के हल कर दो, आंसर वही आएगा। 28 बटा 3 को गुणा करूंगा 28 आएगा, और 12 बटा 1 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। कुल अगर क्रय मूल्य की मैं बात करता हूं तो 3 वस्तु यहां खरीदी, 3 वस्तु यहां खरीदी, 6 वस्तु उसने खरीद ली। 28 और अगर 36 की मैं बात करता हूं ना, तो 64 रुपए में उसने कितनी वस्तु खरीद ली, 6 वस्तु खरीद ली। अगर 6 वस्तु 64 रुपए में खरीदी है, घर लाता है, इन सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन से बेचता है। 132 में 12 का भाग दिया, मतलब 11 रुपए का एक फल बेच देता है। वो 11 रुपए का एक फल बेच रहा है, तो 6 वस्तु फल खरीद के लाया, तो 6 के 66 रुपए में वो बेच दे रहा है। भाई 64 रुपए की चीज वो 66 रुपए में बेच रहा है। 3 और 3 6, 64 में खरीद के लाया और 6 के हिसाब से 11 के हिसाब से 66 में बेच दिया। तो लाभ जो हुआ है ना वो 2 का हुआ है, कितने पर भाई, 64 पर। आप कहेंगे 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 32 बार कटेगा, यही होगा। अगर 4 से काटूंगा ना तो यहां से कट जाएगा 25 चौका 100 और यहां 8 चौका 32, 8 तिया 24, 3 सही 1 बटा 8 आपका आंसर होगा। तो 1 नंबर आप लोगों का आंसर होगा। ए सब आप उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सवाल जो है ना वो छोटे सवाल नहीं है, अच्छे लेवल के सवाल है। अगला सवाल आप देखिए, देख लीजिए कहां आया है, सीजीएल 2022 में आया है सर, 2022 में ही आया है, मतलब अभी की बार आया है, हालांकि 2022 जाने वाला है। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से, अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने पेंसिलों को मिलाया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया है। देखो पहली जगह से उसने कितनी पेंसिल खरीदी, 60 पेंसिल खरीदी। दूसरी जगह से भी उसने कितनी पेंसिल खरीदी, 60 पेंसिल खरीदी। अब पेंसिल की रेट क्या है वो देखिए सब लोग। पहली दुकान पे गया, पहली दुकान पे जाके बोलता है मुझे 60 पेंसिल चाहिए, तो अगले ने कहा कि 5 रुपए में 4 पेंसिल मिलेंगी आपको।
तो एक पेंसिल मिलेगी 5/4 में। रुपए में वस्तु का भाग दे दो, एक का आ जाएगा, तो एक पेंसिल मिलेगी 5/4 रुपए में। 60 पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया, क्योंकि 60 पेंसिल खरीद रहा है। 60 पेंसिलों का जो होगा ना कि 15 चौके 60 और 15 5 75, 75 रुपए में वो पहली जगह से पेंसिल खरीद ले रहा है। फिर जाता है वो दूसरी दुकान पे, दूसरी दुकान पे जाके भी वो 60 पेंसिल ही खरीद रहा है। इन 60 पेंसिलों को जब खरीदा तो बोला 3 रुपए में 2 में दे दूंगा। अगर 3 रुपए में 2 दे रहा हूं तो एक जो होगी वो 3/2 की होगी। अगर एक पेंसिल 3/2 की है तो 60 पेंसिल कितने की होगी, तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो 90 रुपए में जो है यहां से खरीद लिया। कहता है उसने इन सभी पेंसिलों को मिलाया, तो पहले तो मिलाओ देखो आप। अगर इनको मिलाऊंगा तो कुल बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। हमें मिलाने का मतलब है कुल क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि उसने 60 और 60 120 पेंसिल खरीदी। कितनी खरीदी उसने, 120 पेंसिल खरीदी। और ये 120 पेंसिल जो है ना वो खरीदी है 165 रुपए में। 90 और 75 165 रुपए में उसने खरीद ली है। ये मिला दिया मैंने, ठीक है। आगे कहता है, हाँ मुझे सर्दी लग रही है, उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। अब आता है बेचने की बारी, तो हम इनको बेचते हैं। बेचने का मतलब अगला कहता है 4 रुपए की 3 आपको मिलेंगी। 4 रुपए की 3 की दर से बेचने का मतलब 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 बटा कितना होगा, 3 एक का बेच रहा है। वस्तु है कितनी पूरी 120, तो 120 कितने में बेचेगा, क्योंकि 120 खरीदी है। तो आप कहेंगे 40 3 120 और 4 चौका 16, 160 रुपए में उन सबको बेच दे रहा है। कहता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, जिन पेंसिलों को उसने 165 में खरीदा उनको 160 में बेच दिया है। तो आप बताएंगे लॉस हुआ है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर लॉस हुआ है 5 रुपए का। और ये 5 रुपए का जो लॉस हुआ है ना वो 165 पे हुआ है। तो 165 पे हुआ है और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा, 100 होगा। आप बोलेंगे भाई यहाँ तो हो जाएगा 33 पंजे 165, यही होगा 33 3 99, 1 3 सही 1/33% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसका मतलब आपका उत्तर नंबर जो होगा ना वो 2 बनेगा। अब एक चीज देखो, इस प्रश्न में तो पेंसिलों की संख्या दे दी खुद ने ही। अगर खुद ने दे दी तो मैंने 60 मान, खुद ने जितना दिया उतना मान लिया। अगर प्रश्न में संख्या ना दी होती, जैसे पिछले प्रश्न में नहीं दी थी, तब जो है ना इनका जो हर होता है इनके लघुत्तम के बराबर कुल संख्या मान के तुम हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। आगे देखिए नेक्स्ट, एसएससी सीएचएसएल 2000। अब देखो अभी टारगेट है सर, मेरी क्लास भी होंगी थोड़ी देर बाद में, तो मुझे क्लास लेने भी जाना है, इसलिए अभी जो है ना ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। कुछ ऐसे सवाल जो हम बना चुके हैं उनको मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूं, जो नहीं बनाए हैं उनको देखना है। एक दुकानदार 12 की दर से 222 रुपए में कुछ नोटबुक खरीदता है और 225 रुपए के लिए 10 पर समान संख्या में नोटबुक खरीदता है। यदि वह उन्हें 20% लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का बिक्री मूल्य कितना होगा। यह बहुत अच्छा सवाल है सर। मतलब ये मानिए कि आज जो है ना दमदार सवाल है, एक शानदार पैटर्न का सवाल है भाई। देखता हूं कितने लोग इसको बना देते हैं। ये दमदार पैटर्न है भाई। हाँ, अब पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्लास अगर पूरी हो गई है तो पीडीएफ मिल जाएगी। एक दुकानदार 12 की दर से 222 रुपए में कुछ नोटबुक खरीदता है। बहुत शानदार सा सवाल है सर। पहली दुकान पे जाता है और पहली दुकान पे जाके कहता है कि भाई 222 रुपए में दो, अगला कहता है रुपए ऊपर संख्या नीचे, 222 रुपए में कुछ नोटबुक मिल रही है। ठीक है, 222 रुपए में अगर 12 नोटबुक 12 की दर से 222 रुपए में, मैं तो इतना ही कहूंगा ना, इसको अगर सरल होता है तो इसको काट लो, तो 111/6 बना के हल करो, जल्दी होगा। कैलकुलेशन तो तुमको करना ही पड़ेगा। दूसरी दुकान पे जा रहा है तो दूसरी दुकान पे जाके कहता है कि उतनी ही नोटबुक, जितनी पहले थी उतनी ही नोटबुक 225 रुपए में 10 पर मिल रहा है। तो 225 रुपए तो दे रहा है और 10 लेके आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि इसको भी काट लीजिए अगर ये कटता है तो। वैसे तो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ये और भी कट रहा था। ये नंबर कितने से कट रहा था, 6 से कट रहा है शायद, क्योंकि 3 से भी कटेगा 37 3 111 और 2 से भी कटेगा। तो इस नंबर को अगर मैं 6 से काट दूंगा तो 6 3 कितना होगा 18 और 6 7 42, 37/2 हो गया, 6 दूनी 12। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 के 20 बच गया पीछे 2 और कितना हो जाएगा 5 5 25, और यहाँ 5 से काटूंगा 45/2।
ये दोनों जगह से खरीद लेता है समान संख्या में। तो आप मुझे बताइए, मैं नोटबुक की जो संख्या ले रहा हूं वो 2 ही ले रहा हूं यहां, ठीक है। 2 नोटबुक पहली जगह से खरीदी और 2 नोटबुक दूसरी जगह से खरीदी। तो अगर एक नोटबुक 37/2 की आ रही है तो 2 नोटबुक जो है वो 37 रुपए की आपकी आएंगी। एक नोटबुक 45/2 की आ रही है तो 2 नोटबुक जो होंगी वो 45 रुपए की आएंगी। आप मुझे बताएंगे सर, ये पूरी नोटबुक जो है ना, वो 4 नोटबुक आपने खरीद ली और 4 नोटबुक यहां से देखो सर, 2 और 2 कितनी हो गई 4। तो आप कहेंगे 4 बुक जो आपने खरीदी है वो 4 बुक का क्रय मूल्य देखिए क्या होगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी 4 बुक का जो क्रय मूल्य होगा वो 45 और 37 को हम जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। कितना रुपया बनेगा? 82 रुपए बनेगा। देख लो, 40 3 70 7 5 12। इसका मतलब 4 बुक आपने 82 रुपए में खरीदी। कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा भाई कि 4 बुक अगर 82 रुपए में खरीदी है तो यहां से ध्यान से देखना सर, वापस हम देखेंगे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। इसको सिंपल सवाल मत मानिए, क्योंकि मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, माथा अभी भी घुमा हुआ है आप लोगों का। इतना मुश्किल सवाल आ रहे हैं। आप लोगों ने वही किया है, 5 में 6 खरीदा, 6 में 5 बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। हमें पता है क्या लगा कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जबकि आप देखिए 4 बुक का क्रय मूल्य 82 रुपए है। इसका मतलब आप कोई मुझे बताएगा कि इसका रियल क्रय मूल्य कितना होगा, सभी का क्रय मूल्य कितना होगा। आप लोगों को यह देखना है सभी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सभी का क्रय मूल्य हो जाएगा रुपए ऊपर और संख्या नीचे। सभी का क्रय मूल्य हो जाएगा 82/4 रुपए। ये सभी का क्रय मूल्य हो गया है, संख्या नीचे रुपए ऊपर। अगर 82 रुपए ऊपर रखोगे और 4 नीचे रखोगे तो एक वस्तु के एवरेज जो है सभी का क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य आपके पास है, लाभ कितना चाहिए वो बताओ। तो आप बोलेंगे सर लाभ आपको 20% चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए। अगर लाभ 20% चाहिए तो कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य है 82/4 रुपए, कहता है 20% के लाभ पर बेचता है सभी नोटबुक को, तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, या एक का 4 बुक का क्रय मूल्य 82 रुपए है, तो मैं सभी के बजाय एक का यहां लिखता हूं कि एक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक का जो क्रय मूल्य, इन सबको मिलाने के बाद एक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबको मिलाने के बाद एक का क्रय मूल्य 82/4 होगा। लाभ 20% चाहिए, तो कोई मुझे बताएगा एक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर एक का जो विक्रय मूल्य होगा वो 82/4 क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100। अरे यही तो होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर होता तो यही है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो निकालना आता है। यहां से अगर मैं काटूंगा तो 20 से 120 और 20 पंजे कितना होगा भाई 100। अगर मैं यहां से काटूंगा तो कहूंगा 3 बार कटेगा और यहां से 2 बार कट गया, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 41 होगा। तो एक का जो विक्रय मूल्य होगा ना, वो एक का विक्रय मूल्य हो जाएगा 3 और 4 3 12, 123/5 रुपए एक का विक्रय मूल्य होगा। अगर एक का विक्रय मूल्य 123/5 रुपए है तो बताइए 15 का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 15 का जो विक्रय मूल्य होगा ना, वो 15 का विक्रय मूल्य होगा 123/5 गुणा 15। अगर आप कहेंगे तो सर ये 3 बार कटेगा, 369 रुपए जो है ना वो आपका राइट आंसर होगा। और 369 रुपए आपका बी इज राइट आंसर। किसी का उत्तर आया है तो बोलिए। पूरी क्लास में से अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। मैं चाहता हूं इस सवाल को आराम से देखें और आप समझें सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल छोटा सा नहीं है सर, सवाल में दम है। आप देखिए सवाल कह क्या रहा है। एक दुकानदार 12 की दर से 222 रुपए में कुछ नोटबुक खरीद रहा है। 225 रुपए के लिए 10 की समान संख्या में नोटबुक खरीदता है। बात उसी को समझ में आएगी जो क्लास को जब शुरू किया था तब से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप सवाल तक पहुंच पाएंगे। शायद अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो समझ पाएंगे, अगर आप शुरू से नहीं जुड़े हैं तो फिर मुश्किल ही लगता है मुझे, क्योंकि सारी के सारी चीजें जो हैं वो कंसेप्ट बेस हैं। आराम से आप समझिए। पहली वस्तु खरीदी, दूसरी जगह से वस्तु खरीदी, पहले तो आपने बना, इनको कोशिश किया करो कि अगर कटता है तो काट लें। तो इनका रेट बना लिया, 37/2 की एक वस्तु खरीदी, 45/2 की एक वस्तु खरीदी। मैं मान लेता हूं कि 2 वस्तु ही मैं ले लेता हूं। 2 वस्तु 37 रुपए में खरीदी, 2 वस्तु 45 रुपए में खरीदी। तो टोटल 2 और 2 4 वस्तु आपने खरीदी 82 रुपए में। अगर 4 वस्तु 82 रुपए में खरीदी तो फिर एक वस्तु कितने में खरीदी वो बताओ। तो आप कहेंगे एक वस्तु खरीदी 82/4 रुपए में। लाभ आपको 20% पर्सन के मुताबिक चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए, तो एक कितने में बेचा होगा। तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100 होगा। सर कोई ट्रिक है तो बता दीजिए।
एक चीज बताएं आप लोगों को, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना ये ट्रिकी है। आप लोगों को यही लगा है कि यहां से यहां तक पहुंचा दिया है, ट्रिक नहीं है। चलिए एक बात बताता हूं, ऐसे सवालों को अक्सर लोग छोड़ के आते हैं। अगर तुम इन सवालों को छोड़ के नहीं आ रहे हो तो फिर यही ट्रिक है। क्यों छोड़ के आ जाते हैं? उनको लगता है कि ये सवाल लेंथी है। मैं एक चीज बताऊं, ये प्रोसेस समझाने में मेरा काम है यहाँ चीजें आपको समझा देना। समझाने के चक्कर में इतनी कुछ बातें लिख रहा हूं। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो इस सवाल को बनाने में मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेंगे। ये 30 से 40 सेकंड का सवाल है और कुछ भी नहीं है सर, लेकिन जरूरी है कि आप कंसेप्ट इसमें समझिए। अगला एक सवाल और देखिए, ठीक है, अच्छा सा सवाल है, ध्यान से देखो सभी। एसएससी सीएचएसएल 2021 का सवाल है, बताइए सारे लोग क्या बनेगा। कहता है कोई दुकानदार 1350 की दर से 15 दर्जन कलम खरीदता है। कोई दुकानदार 1350 की दर से 15 दर्जन कलम खरीद रहा है और उन्हें 495 रुपए प्रति 5 दर्जन बेच रहा है। एक चीज बताओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1350 रुपए में 15 दर्जन कलम खरीदी। 15 दर्जन कलम खरीदने का मतलब पता है क्या है? क्रय मूल्य बताओ क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य होगा। वैसे एक चीज बताओ भाई, 15 दर्जन खरीद रहा है, अगर 15 दर्जन खरीद रहा है कितने रुपए में? 1350 रुपए में। तो एक दर्जन कितने में खरीदेगा? एक दर्जन कितने में खरीदेगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी एक दर्जन खरीदेगा 1350 बटा 15 में। 15 ना में 135, एक दर्जन खरीदेगा 90 रुपए में। अरे भाई एक दर्जन 90 रुपए में खरीद रहा है, ये क्रय मूल्य हो गया है। अब आते हैं कि ये 495 रुपए में 5 दर्जन बेच रहा है। 5 दर्जन कलम जो बेच रहा है ना, वो बेच रहा है 495 रुपए में। तो एक दर्जन कितने में बेचेगा ये बता दीजिए। तो एक दर्जन आप कहेंगे गुरुजी बेचेगा 5 का भाग लगा दीजिए। अगर मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो 495 बटा कितना हो जाएगा बताओ? 5। आप बोलेंगे 9 पंजे 45, बच गया 9 पंजे 45, 99 रुपए में। कोई मुझे बताएगा ये विक्रय मूल्य है। एक चीज ध्यान रखना, लाभ और हानि का पता तभी चल सकता है जब जितनी वस्तुएं तुम खरीदो उतनी बेचना जरूरी है। अगर एक वस्तु तुम खरीद रहे हो तो एक ही वस्तु तुमको बेचना पड़ेगा। 90 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो, 99 रुपए में तुम बेच रहे हैं, तो बताओ लाभ होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर लाभ होगा 9 रुपए का। और ये 9 रुपए का जो लाभ होगा ना, वो कितने पर होगा? 90 पर, प्रतिशत के लिए गुणा 100, कट जाएगा 10 बार। कितना परसेंट? 10% आपका प्रॉफिट होगा। क्या ऑप्शन में 10% है क्या? बताइए सर। उत्तर जो है वो 180 किसका उत्तर दे रहे हैं? उत्तर जो बनेगा ना आप लोगों का बनेगा 10% का प्रॉफिट बनेगा भाई। कितना बनेगा? 10% का प्रॉफिट बनेगा। आराम से आप सवाल को समझिए और चेक कीजिए सर। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर होगा, सबका बना है, बहुत आसान सा है। मैंने थोड़ा इसको अब जानबूझ के बड़ा बनाया है। तुम तो डायरेक्ट भाग देना ना। अब देखो एक चीज बताता हूं, तुम कहते हो सर टाइम लगता है, मैं टाइम कंज्यूम करना सिखाता हूं। तुम पर्सन को पढ़ो कि 15 दर्जन कलम जो है ना, वो 15 दर्जन 1350 में खरीदा, तो 15 ना में 135, एक दर्जन 90 रुपए में खरीदा। एग्जाम में तुम क्या करोगे? एग्जाम व्यू देखो, एक दर्जन 90 रुपए में खरीदा। फिर कहता है 495 रुपए 5 दर्जन खरीद के ले आ रहा है। 5 का अगर मैं भाग दूंगा तो 99 रुपए में 5 दर्जन बेच रहा है। एक दर्जन 5 में बेच रहा है, सॉरी 99 में बेच रहा है। 90 की खरीद के अगर 99 में बेच रहा है तो 9 रुपए का लाभ हुआ 90 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। आपका माता कहेगा 9 से 9 कट जाएगा, 10% ही आंसर होगा। तो एग्जाम में तो ये सवाल इतना ही करना था बस। ये इसका एग्जाम व्यू है सर। लेकिन सवाल पता है कब है? ये उन बच्चों को आ जाता है जिनको ये कंसेप्ट अच्छे से पता होता है। सारी चीजें अगर आप लोगों के दिमाग में घूम रही है तो फिर एग्जाम व्यू आपको आराम से मिल जाएगा, और अगर सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं घूम रही है तो फिर एग्जाम व्यू आपको मिल पाना संभव नहीं है सर। अब ये वाला सवाल जो है ना, ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं क्योंकि पढ़ा चुका हूं अभी। इसको आप खुद ही से बनाइएगा। जो चीजें जिस तरह से पढ़ चुके हैं उनको आप खुद से बनाइए। अगला सवाल देखिए, बस बिंदु खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा 10 मिनट में इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे। मेरा टारगेट था कि 8:30 बजे तक हम सारी चीजें खत्म कर लें, और 8:30 बजे तक जो है ना सारी चीजें हम खत्म कर लेंगे सर। ठीक बात है। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी? तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा?
तो आप बोलेंगे गुरुजी क्रय मूल्य हो जाएगा 1/3 रुपए। बहुत आसान सा है सर, क्रय मूल्य 1/3 होगा। 1 रुपए में 3 टोपी खरीदी तो रुपए ऊपर संख्या नीचे, ये क्रय मूल्य आ गया। लाभ कितना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर लाभ चाहिए 50% का, तो 50% का लाभ होगा। विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आप जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है, ये बहुत आसान सा सवाल है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या कितना होगा लॉस प्रतिशत बटा कितना हो जाएगा 100। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, विक्रय मूल्य बोलते हैं। यही होता है। हमारे को प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदा और हमारे को लाभ दिया है, कहता है बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा कितना हो जाएगा 100 होगा। यही बनेगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना 3 कट गया तो क्या बन जाएगा 1/2। 1/2 रुपए आपका विक्रय मूल्य आया है। इस 1/2 का क्या सेंस है, 1/2 का मतलब है 1 रुपए में 2 वस्तु, 1 रुपए में 2 वस्तु। और हमें क्योंकि रुपए ऊपर संख्या नीचे होती है, हमें यही कह रहा है कि बताइए 1 रुपए के लिए कितनी वस्तु बेचेगा, तो 2 वस्तु उसको बेचनी पड़ेंगी। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। हाँ भाई पीडीएफ दे देंगे, आप पढ़िए तो सही, इसको खत्म तो कर लीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें मतलब सेकंडों भर का उत्तर लगता है। 2022 का है, जीडी वाले बच्चे ध्यान देंगे, सारे लोग यहाँ जीडी वाले लोग प्लीज ध्यान देंगे। क्रय मूल्य 1/3 है और लाभ यहाँ 50% है। अगर क्रय मूल्य 1/3 है मतलब 1 रुपए में 3 की दर से टोपी खरीदी और लाभ यहाँ 50% है। विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो 1 रुपए में 3 की दर से टोपी खरीदी, लाभ जो होगा वो 50% का है, तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100 होगा। अगला सवाल देखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे 25 रुपए की दर से 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% लाभ हो। देखो यहां फिर से कह रहा है खरीदे, मतलब तुमको क्रय मूल्य दिया है, तो मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य जो बनेगा वो 1 रुपए में 25 की दर से संतरे खरीदे हैं तो 1/25 रुपए क्रय मूल्य है। लाभ उसको कितना चाहिए भाई, लाभ उसको 25% चाहिए, तो 25% उसको लाभ चाहिए। हमें कहता है विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा, तो पहले तो आप ये देखिए कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100, यही होता है कि नहीं होता है, आप बोलेंगे हाँ सर। यहां से देखो 25 पंजे 125 और यहां कितना हो जाएगा, हाँ यही होगा, और 20 पंजे कितना होगा 100, तो 1 बटा कितना बन जाएगा सर 20, और 1/20 का मतलब है 1 RS में 20, और 1 RS में 20 का मतलब हमें यही कह रहा है 1 में कितने संतरे बेचने हैं तो उसको 20 बेचने हैं। उत्तर बोलो क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ जी ठीक बात है, ओके ओके ओके, बना है सब लोगों का। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या है, देखें 40 रुपए में 40 में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, हमें कह रहा है। सर एक चीज देखिए, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब उसको 80% विक्रय मूल्य हो गया। 20% हानि का मतलब उसका विक्रय मूल्य 80% है, और ये 80% है 40/45 के। 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है। एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, जिस जगह से हमने क्लास शुरू करी थी लाभ हानि की, वहीं क्लास को खत्म कर रहा हूं। विक्रय मूल्य 80% है, 80% की वैल्यू 40 बटा कितना है सर 45 होगा, क्योंकि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है। तो तुम यही कहोगे कि 20% हानि का मतलब विक्रय मूल्य 80% है, इधर विक्रय मूल्य 80% है, इधर 40 बटा 45 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1% का वैल्यू हो जाएगा 40 बटा 45 गुणा 80, भाग लगा दो इसका उठा के, 1 की वैल्यू आ गई। कहता है 20% लाभ हमें चाहिए, हमारे को 120% की वैल्यू चाहिए, और कह रहा है कि बताइए 120% की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलेंगे सर 40 बटा 45 गुणा कितना हो जाएगा 80, और गुणा कितना बन जाएगा 120, यही बनेगा ना। आप कहेंगे यस सर, काटा पीटी कर मचा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 40 गुणा कितना हो जाएगा 80, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 60, अगर यहां से काटूंगा तो 9 कितने से 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60 और 15 तिया 45, तो आप कहेंगे 4/3 रुपए यहां विक्रय मूल्य आया है। 4/3 का मतलब है 4 रुपए में यहां कितने 3 वस्तु, यही होगा कि नहीं होगा, या 3 संतरे बोल दीजिए, इतना मैं रोक रहा हूं, आप समझ जाइए सर, ठीक है।
कहता है 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% का हानि होता है। इसका सिंपल मतलब है कि 80% की वैल्यू 40/45 रुपए है। अगर 80% की वैल्यू 40/45 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे उठा के भाग लगा दीजिए, 40/45 गुना 80 1 का। याद रखिए 1 की वैल्यू निकालने के लिए भाग लगा दिया जाता है। कहता है 20% लाभ कमाना, 120% किसके बराबर होगा? तो जितना वैल्यू 1 का आया है उसको 120 से गुणा कर दीजिए, 4/3 आया है। इसका मतलब है 4 रुपए में 3 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे। कहता है उसको 24 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? अरे 4 की जगह अगर 24 रुपए अगला बनाना चाह रहा है ना, तो ये कितना गुना रुपया दे रहा है? यहाँ 6 गुना रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो 6 गुना संतरे ज्यादा मिल जाएंगे। तो 6 3 18 संतरे आपके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोगों को सवाल बनाना है। तो ये टॉपिक था, इसमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी। अब आप लोगों को ये सब जो है सवाल एज ए होमवर्क आपको बनाना है, ठीक है। बहुत कुछ चीजें मैंने इसमें दी हैं, ये भी आप लोगों को एज ए होमवर्क ही बनाना है। जितने सवाल इसमें रह गए हैं वो सारे सवाल अब जो हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, हर सवाल ऐसा कोई सवाल ही नहीं रहा है जिसको मैंने पढ़ाया नहीं हो। सारे के सारे सवाल मैंने बता दिए हैं। सवाल जो हैं पूरे कितने हैं? 56, 3 सवाल और हैं। सब सवालों को देख लीजिए, ये सब एज ए होमवर्क वाले सवाल हैं। इस 1.5 घंटे में हमने यही सब चीजें पढ़ी हैं। ये तो जस्ट अभी पढ़ा है, उसी पैटर्न का है, ठीक है। और ये लास्ट सवाल है, इनको एज ए होमवर्क आप बनाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं लाभ हानि जो है वो पैटर्न आपको लगभग पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। जो जो आज के दौर में लाभ हानि में आ रहा है वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। वैसे लाभ हानि में पढ़ने के लिए जितना हमने पढ़ लिया है इतना और बचता है। अगर आप लोगों ने ये 6 क्लासें ली हैं तो 3 और 4 7 8 9 घंटे लगभग आपने लाभ हानि पढ़ा है। लाभ हानि में इतना कुछ पैटर्न बच जाता है कि इसको और 8-9 घंटे पढ़ा जा सकता है आराम से। ये लगभग 18-19 घंटे तक लाभ हानि पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हमारा परीक्षाओं का टाइम देखते हुए मैं इसको क्विक रिवीजन के तौर पर आपको चीजें बता रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा रिवीजन आप लोगों के लिए हो, जो लोको पायलट वाले हैं उनका मॉक टेस्ट निकल जाए, या मॉक टेस्ट लगाना वो शुरू कर दें। दिल्ली पुलिस वाले अपने अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि परीक्षा के टाइम पर तो टाइम नहीं मिलेगा। एसएससी जीडी वालों का जो क्विक रिवीजन हो, इतना ही हमें आयोग ने टाइम दिया है, एसएससी ने या टीसीएस ने इतना ही टाइम दिया है, तो उसमें आपके अच्छे अच्छे सवाल बन पाए। मैं उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी पढ़ने को इसमें बहुत कुछ है, और भी चीजें होती हैं। आज शाम को 9 बजे हम मिलेंगे, वही टाइम हमारा होगा 9 से 11 के बीच। और आज शाम को हम पढ़ेंगे डिस्काउंट बट्टा। तो बट्टा के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। 2 दिन में हम बट्टा खत्म कर लेंगे, फिर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बेशक आप लोगों को लाइक नहीं करना है, क्योंकि तुम ये करते ही नहीं हो। लेकिन सब्सक्राइब आप अगर ऐसे लोग हैं जो नए हैं तो नो डाउट आप कीजिए। और जिन लोगों को क्लास का पता नहीं चलता है, जहां सब्सक्राइब करते हैं वहां बेल आइकन का एक बटन होता है, घंटी सी होती है ऐसे लगी हुई, आप उसको क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन, तो आप लोगों को टाइम टाइम पे पता चलेगा कि कब क्लास शुरू हो गई है। जैसे सब लोगों, अभी किसी को नहीं पता था कि क्लास होगी, लेकिन कुछ नहीं है, रिकॉर्ड यहाँ हो गई है यूट्यूब पे, ये क्लास पड़ी रहेगी। जो लोग नहीं देख पाए हैं, लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, वो आराम से अब लाइव जुड़ के भी क्लास को देख सकते हैं। चीजें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं। उम्मीद करता हूं सब अच्छा रहा होगा। चलिए पढ़िए, मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।